बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 24 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 24 का नाम है बाइलिंगुअलिज्म्स एंड फैमिली डायनामिक्स इन डाइवर्स सोसाइटीज़। इन द स्टार्टेड आपको मॉड्यूल 86 और 88 इसमें बताए गए हैं। तो मॉड्यूल 86 का नाम है बाइलिंगुअलिज्म्स अक्रॉस कल्चर्स। इंट्रोडक्शंस में आपको बताया गया कि बाइलिंगुअलिज्म्स का मतलब है कि एक या ज़्यादा ज़बानें बोलना, मतलब कि दो ज़बानें बोलना जो है वो बाइलिंगुअलिज्म्स होगा और तीन ज़बानें बोलना वो मल्टीलिंगुअल होगा। ओके, तो मोनोलिंगुअल मतलब कि एक ज़बान बोलना होता है। ओके, ये पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता रहा था कि बाइलिंगुअलिज्म्स का मतलब होता है कि एक या ज़्यादा ज़बानें बोलना, और ये ना दुनिया के काफ़ी हिस्सों में आम है। लेकिन जो कॉग्निटिव लिटरेचर्स ज़बान प्रोसेसिंग और मेमोरी रिट्रीवल पर है ना, इसमें ना ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो सिर्फ एक ज़बान बोलते हैं, मतलब कि मोनोलिंगुअल स्पीकर्स। इंट्रोडक्शंस में आपको बताया गया है कि ज़बान और कल्चर्स पर ना काम करने वाले रिसर्चर्स का ये मानना है कि दुनिया में ना ज़्यादातर लोग बाइलिंगुअल मतलब कि दो ज़बानें बोलने वाले या मल्टीलिंगुअल मतलब तीन या ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले होते हैं। और ये जो रिसर्च है 2001 में बेली स्टोक ने और स्केडर ने एंड वेल्टेंस ने 1993 में की थी। और ये भी कहा जा सकता है कि कोग्निटिव प्रोसेसिंग ज़बान और कल्चर्स के इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए रिसर्चर्स को ना कोग्निटिव साइकोलॉजी में ज़्यादा ये देखना चाहिए कि मल्टीलिंगुअल्स मतलब कि जो कई ज़बानें बोलते हैं और मोनोलिंगुअल्स मतलब कि जो सिर्फ एक ज़बान बोलते हैं के बिहेवियर को स्टडी करें, जैसे कि मेमोरी, नॉलेज, रिप्रेजेंटेशंस और परसेप्शंस मतलब कि सोचने का जो तरीका होता है उस पर भी। बेसिक डेफिनेशंस में आपको बताया गया कि दुनिया इन द स्टार्टेड, आपको इस वाली लाइन में बताया गया बेसिक डेफिनेशंस में कि दुनिया में ना ज़्यादा लोग अपने आप को ना बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल समझते हैं मोनोलिंगुअल के मुकाबले में। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि लेकिन बाइलिंगुअल होने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना हर किसी का ना ज़बान की प्रोफिशिएंसी अलग होती है और ये हो सकता है कि किसी को दूसरी ज़बान में थोड़ी सी कन्वर्सेशनल एबिलिटी मतलब कि बातचीत करने की सलाहियत हो, लेकिन इसको ना पढ़ने के लिए मतलब कि कुछ पढ़ने के लिए या लिखने में कोई ज़्यादा एबिलिटी ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग ना दोनों ज़बानें पढ़ने, लिखने और बोलने में ना पूरी तरह से एक्सपर्ट मतलब कि माहिर होते हैं। डिग्रीज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म्स में आपको बताया गया कि बाइलिंगुअलिज्म्स का भी एक लेवल होता है जो ये डिपेंड करता है कि किस ज़बान की मोडालिटी मतलब के तरीके को कंसीडर किया जा सके। रिसर्च कभी कभी ना बाइलिंगुअल्स को इस तरह डिस्क्राइब करती है कि इनके पास किसी ज़बान का कितना नॉलेज है, मतलब कि जो बाइलिंगुअल्स का नॉलेज रखते हैं उनको अपनी उस ज़बान का, जिस ज़बान में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका कितना नॉलेज है। अगर कोई इंसान अपनी जॉब या कैरियर के लिए एक ज़बान को अच्छी तरह समझता है तो इसके लिए फंक्शनल ज़बान का मतलब होता है कि वो किस स्पेसिफिक फील्ड में अच्छी तरह काम कर सकते हैं, चाहे दूसरी ज़बान का इतना अच्छा नॉलेज ना हो। मज़ीद ये लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है, इस वाले छोटे से लाइन के पैराग्राफ में, कि हम मज़ीद इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ एक्सपीरियंसेस मतलब के तजुर्बात, जैसे कि पहली दफ़ा जब कुछ इमोशनल फील किया जाता है और इनको लेबल किया जाता है तो ये सिर्फ एक ना ज़बान में होता है, वो भी नेटिव ज़बान में। मतलब जब हम किसी इमोशंस को पहली दफ़ा महसूस करते हैं और इसको समझते हैं ना, तो अक्सर ये सिर्फ अपनी जो है ना जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें होता है और दूसरी ज़बान में ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती। ओवरऑल इस तरह से ना बाइलिंगुअलिज्म्स की डेफिनेशन और उसके डिफरेंस लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक इंसान का बाइलिंगुअल होने का मतलब है कि किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, हर शख्स का ना अपना तरीका होता है जो उसके लिए ज़िंदगी और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस में आपको इंट्रोडक्शंस में इस लाइन में बताया गया कि बाइलिंगुअल लोग दो ज़बानें बोलते हैं और जो इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। मिसाल के तौर पर अपने जज्बात ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ना इन्हें सिर्फ एक ज़बान तक महदूद नहीं होना पड़ता। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि
जब लोग पब्लिक इवेंट्स या वक़्त को याद करते हैं तो अक्सर ना वो अपनी ज़बान दूसरी ज़बान में याद करते हैं, लेकिन जज्बात, कल्चर्स और ज़बान का बेहतरीन ताल्लुक है। दूसरी ज़बान जो अक्सर कॉग्निटिव टास्क के लिए यूज़ होती है को ना लोग अपने इमोशंस जैसे कि खुशी, गुस्सा या उदासी एक्सप्रेस करते वक्त ना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। ज़्यादातर लोग ना अपने इमोशंस अपनी नेटिव मतलब कि जो नेशनलिटी वाली लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है, तो नेटिव ज़बान में ही एक्सप्रेस करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ना नेटिव ज़बान हमारे इमोशनल फ्रेमवर्क में गहराई से ताल्लुक़ रखती है, गहराई से जो है वो गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए ना हम इसमें ना अपने जज्बात ज़्यादा आसानी से दिखाते हैं। और मज़ीद इस वाले लाइन के पैराग्राफ में बताया गया कि दूसरी ज़बान को इस्तेमाल करके ना दूसरी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं इमोशंस का इज़हार उतना गहराई के साथ नहीं हो पाता। अगर आप दोनों ज़बानें अच्छी से समझते हैं ना तो आप अपने गुज़रे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को पूरी तरह से ना समझ सकते हैं और दोनों ज़बानों के ज़रिए ना अपनी पुरानी यादों को देखने का एक कम्प्रीहेंसिव मतलब कि पूरा तरीका आपको मिल जाता है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस में आपको बताया गया है कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस के अलावा ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस मतलब कि जो ज़बान से काफ़ी हद के भी होती है, बहुत जज्बात को ना इजहार करने में बहुत ज़रूरी होती है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जैसे कि बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स कल्चर के मुताबिक फ़र्क करते हैं और ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जज्बात को इजहार करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, डायरेक्शंस और पोजीशंस होगी। डायरेक्शंस और पोजीशंस से मुराद ये कि हदायत या पोजीशंस, एग्रीमेंट या डिनाइंग मतलब कि हाँ या ना कहना, ग्रेटिट्यूड आ गया मतलब कि शुक्रिया, मैच्योर अट्रैक्शंस मतलब कि दूसरों की तरफ खिंचाओ या माइल होना, काइंडनेस मतलब कि मेहरबानी और अप्रिसिएशंस मतलब कि तारीफ़ें और अनोइनेंस मतलब कि गुस्सा या परेशानी। और अच्छा, इसमें मज़ीद ये बताया गया कि जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ हद तक ना यूनिवर्सली समझे जाते हैं, लेकिन और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिजिकल गेस्चर्स जो है ना वो मतलब कि जो हाथ का हिलाना या बॉडी लैंग्वेज का अक्सर ना कल्चर के नॉर्म्स के मुताबिक काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए ना वर्बल मतलब कि ज़ुबानी और नॉन वर्बल मतलब कि बेज़ुबानी कम्युनिकेशंस का ना मिला जुला इस्तेमाल ये दिखाता है कि किस तरह ज़ुबान, जज्बात और कल्चर एक दूसरे से ना गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मॉड्यूल 87 फैमिली वेरिएशंस एंड चेंजेस अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि आपको कि कल्चर के मुताबिक फैमिली स्ट्रक्चर्स और डायनामिक्स में ना काफ़ी फ़र्क होता है और ये फ़र्क इस बात में है कि फैमिलीज कैसे ना ऑर्गेनाइज होती हैं और इनका कैसे काम करती हैं। फैमिली स्ट्रक्चर्स को ना लोगों की तादाद और इनके दरमियान रिश्तों के मुताबिक डिफ़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ फैमिलीज़ में सिर्फ 2 स्पाउसेस मतलब कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अच्छा, 2 स्पाउसेस से मुराद ये कि हस्बैंड वाइफ, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, जबकि ना कुछ फैमिलीज में ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ एक्सटेंडेड काइन भी शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया कि काइन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, काइन भी शामिल होते हैं। ये काइन के बारे में ना आगे चल के आपको बताया जाएगा। फैमिली की स्ट्रक्चर्स में ना इसमें ना शामिल लोगों की तादाद और इनके दरमियान रिश्तों जैसे कि हस्बैंड वाइफ, मदर सन या दूसरे रिश्तों पर डिपेंड जो है वो करती है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज में आपको बताया गया है कि फैमिली टाइप्स या स्ट्रक्चर्स का ना फ़र्क एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कि इंसानियत का जो मुताला करने वाले और सोशियोलॉजिकल मतलब कि समाजी या मुज्तमई जो मुताला करने वाली स्टडीज से होता है, जो दुनिया भर के छोटे और बड़े सोसाइटीज़ पर की गई है। फैमिली टाइप्स ना काफ़ी तरीक़ों से डिफाइन की गई है, लेकिन यहाँ एक सिंपल तरीका दिया गया है। अब कौन कौन सा सिंपल तरीका दिया गया है? 2 and 3 जनरेशन फैमिलीज के नाम से है। तो 2 जनरेशन फैमिलीज में ये होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में ना 2 जनरेशन होती हैं। इस में ना वाइफ, मदर, हस्बैंड, फादर और इनके बच्चे शामिल होते हैं। इसके अलावा ना एक पेरेंट्स फैमिली जो डिवोर्स्ड या अनमैरिड पेरेंट्स पर भी मुश्तमिल होती है।
भी ना 2 जनरेशन फैमिली होती है। और पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि जिसमें पेरेंट, फैमिली, हस्बैंड, फादर और उनके बच्चे शामिल हो, वाइफ, मदर शामिल हो, तो ये फिर कौन सी जनरेशन आती है? तो सेकंड जनरेशन आती है और ये न्यूक्लियर फैमिली है। ओके, तो 3 जनरेशन फैमिलीज में आपको बताया गया है कि एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है कि एक ऐसी फैमिली जो 3 या ज़्यादा जनरेशन्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसमें ना ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि 2 तरफा से, वाइफ, मदर, हस्बैंड, फादर, इनके बच्चे, आंट्स, कजन्स, नीस और दूसरे काइन शामिल होते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिलीज की टाइप से डिस्कस करने से पहले एक ज़रूरी फ़र्क समझना ज़रूरी है, जो पोलगी नॉस मतलब कि एक हस्बैंड, फादर और 2 या ज़्यादा वाइफ्स, मदर और मोनोगेमस एक हस्बैंड और एक वाइफ फैमिली के दरमियान होता है। ओके, मज़ीद आपको बताया गया कि काइनशिप रिलेशनशिप के हवाले से, तो काइनशिप रिलेशनशिप में आपको बताया गया कि फैमिली के रिश्ते भी ना कल्चर के मुताबिक फ़र्क करते हैं। सबसे पहले है लीनियर काइनशिप। तो लीनियर काइनशिप में आपको बताया गया कि ये उन रिश्तों को रेफर करती है, लीनियर काइनशिप, जो सीधा सीधा होते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में। और फिर कोलेक्ट्रल काइनशिप में आपको बताया गया कि ये उन रिश्तों को रेफर करती है जो एक ही जनरेशन लेवल पर होते हैं, जैसे कि अंकल्स, आंट्स, नीफ्यूज और नीस वगैरह। उसके बाद फाइनल काइनशिप में आपको बताया गया कि ये उन फैमिली कनेक्शंस को दिखाती है जो सीधा खून से नहीं होते, जैसे कि इन लॉज मतलब कि ससुराल वगैरह। अब ये ससुराल कोई भी हो सकता है, मतलब कि लड़की का भी ससुराल होता है, हस्बैंड का जो होता है वो पेके होता है, वाइफ का जो तो पेके होता है, हस्बैंड का ससुराल होता है, और किसी के पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स वगैरह। इसके अलावा इस लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया इसमें कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के दरमियान फ़र्क समझते हैं तो ये भी ना सोच सकते हैं कि फैमिली 2 इंडिविजुअल से शुरू होती है जिनके ना अपने अपने पेरेंट्स हैं, क्योंकि ना ये कनेक्शंस एक्सटेंडेड फैमिली में भी शामिल होते हैं। मज़ीद आपको इस लाइन में बताया गया कि फैमिली के रिश्ते ना अक्सर सिमिलैरिटीज मतलब कि इमोशंस, क्लोजनेस और एफिनिटी मतलब कि अपनापन पर भी मुश्तमिल होती है, जो फैमिली की ओवरऑल स्ट्रक्चर्स और रिश्तों को शेप कर देती है। ओवरऑल इसमें जो बताया गया था कि इस तरीके से ना हम समझ सकते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर से कैसे कल्चर के मुताबिक बदलती है और किस तरह से ना फैमिली रिलेशनशिप और काइनशिप अलग अलग कल्चर्स में फ़र्क करती है। ओके, आगे आते हैं मॉड्यूल 88 की तरफ। तो इसमें बताया गया है आप स्टूडेंट्स को फैमिली टाइप्स एंड सोसाइटी के हवाले से। तो हाउ आर फैमिली टाइप्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ सोसाइटी। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि फैमिली टाइप्स का सोसाइटी की टाइप से ना गहरा ताल्लुक होता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ने इस बात को समझने में ज़रूरी किरदार अदा किया है, जिसमें ना अलग अलग कल्चर्स को साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के हिसाब से कंपेयर किया गया था। द इको कल्चरल फ्रेमवर्क में आपको बताया गया कि जब हम ना डाइवर्सिटी को, चाहे वो कल्चरल हो या साइकोलॉजिकल, एक सेट समझते हैं ना जिसमें कलेक्टिव और इंडिविजुअल एडेप्टेशंस या ये समझने में मदद करती है, ये समझाने में मदद करती है कि फैमिली टाइप्स पर जो है ना वो इकोलॉजिकल और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरह से असर डालते हैं। कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो फैमिली टाइप्स को ना शेप करते हैं, इन्हें स्टडी किया गया है। अब कौन कौन सी डिटर्मिनेंट्स हैं, पेपर पानी में इंपॉर्टेंट है। द इकोलॉजिकल फीचर्स है द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ सोसाइटी है, रिलीजियस और एजुकेशन है। और फिर मज़ीद बताया गया कि हम जो है ना हमने मुख्तलिफ फैमिली स्ट्रक्चर से, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, लीनियर फैमिली और कोलेक्ट्रल फैमिली की बात की थी, और इनका रिश्ता जो है ना वो सोसाइटी के नॉर्म से भी समझा जा सकता है। और ये फैमिलीज जो होती है ना, ये फैमिली टाइप्स हर सोसाइटी और कल्चर्स में ना अलग होती हैं, और इस पर काफ़ी जो है रिसर्च भी की गई है। फैमिली स्ट्रक्चर्स और सोसाइटी की जो तब्दीली हैं वो इस तरह से इसमें बताई गई हैं कि हिस्टोरिकली यानी पुराने दौर में ना
फैमिलीज एक दूसरे के करीब रहती थी, जिसमें इन्हें अपनी म्यूचुअल प्रोटेक्शंस और रिसोर्सेज शेयर करने में मदद भी मिलती थी। छोटी पॉपुलेशंस की वजह से ना फैमिलीज अक्सर ना अपने रिसोर्सेज एक लिमिटेड सोशल ऑर्बिट में ना शेयर करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरी इलाकों का फैलना और ऑक्यूपेशंस में ना डाइवर्सिफिकेशन की वजह से सोशल लैंडस्केप काफ़ी बदल गया। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा होना। ओके, मज़ीद ये बताया गया कि जब फैमिली स्ट्रक्चर्स काफ़ी हद तक वहीं रही, सोसाइटी में ना होने वाले तब्दीलियाँ फैमिलीज की कॉन्फ़िगरेशंस को ना मुख्तलिफ तरीक़ों से शेप करने लगी थी। और इस वाले पैराग्राफ में आपको जो है वो एंथ्रोपोलॉजी से मतलब कि इकोलॉजी और सबसिस्टेंस के हवाले से मज़ीद जो है बताया गया। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ना अपने नज़रियात हैं एथनिसिटीज की रिवोल्यूशंस के बारे में, लेकिन क्रिएशनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ना फैमिली यूनिट की शुरुआत दो इंडिविजुअल्स के शादी करने से होती है, जिसमें ना इन्होंने रिप्रोडक्शंस जो है और इस तरह से सोशल मतलब कि इस तरह से रिप्रोडक्शंस होता है और इस तरह से सोशल डिवीजन्स शामिल होती है। इकोलॉजी और सबसिस्टेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ना ये जो है ना ये समझाने में मदद करते हैं कि फैमिलीज अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक कैसे अडेप्ट करती है। ओके, इसके अलावा इसमें ना आपको इकोलॉजी का भी बताया गया। इकोलॉजी जो होता है ना, इकोलॉजी का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स और इनका एनवायरनमेंट के दरमियान रिलेशन, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि इंसान और इंसान के एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप पे होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिर सबसिस्टेंस का भी मतलब आपको ना यहाँ पे बताया गया, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो फैमिली की ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि पानी, खाना और जो है ना आग वगैरह। इसके अलावा ना इसमें लास्ट में बताया गया कि इस वाली लाइन में कि एक फैमिली का सर्वाइवल यानी कि इनकी ज़िंदगी चलाना इनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है, और ये रिलेशनशिप फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन को शेप करती है। द पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम में आपको बताया गया कि कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में ना पॉलिटिकल सिस्टम्स वो लॉज बनाते हैं जो फैमिली टाइप्स को रेगुलेट करते हैं। जुडिशियल सिस्टम से मुराद ये कि कानून साज होता है, कानून बनाने वाले जो अदारे होते हैं। जुडिशियल सिस्टम में ना फैमिली के इश्यूज जैसे कि इनहेरिटेंस, सोशल बॉन्ड्स और कम्युनिटी की खुशी या गम को रिजॉल्व करते हैं। छोटी कम्युनिटीज़ में ना ये कनेक्शंस अक्सर ना क्लैंस मतलब के कबीले या काइन ग्रुप्स के अंदर ना स्ट्रक्चर्स होते हैं। मज़हब भी एक मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मज़हब ये डिफाइन करता है कि क्या चीज़ डिज़ायरेबल है मतलब कि पसंदीदा है, और क्या चीज़ फॉरबिडन मतलब कि भुला दी गई है। डिवाइन लॉ के मुताबिक मज़हब फैमिली ऑब्लिगेशंस, राइट्स और रिवार्ड पनिशमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को ना एस्टेब्लिश भी किया जाता है या एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लॉ क्या कहता है? डिवाइन लॉ से मुराद यही है कि जो अब मज़ीद जो लॉज वगैरह बन रहे हैं इसको लेकर, फैमिली से इश्यूज़ को लेकर। एजुकेशन में आपको बताया गया कि तालीम का असेस भी ना फैमिली टाइप्स में एक बड़ा डिटर्मिनेंट है, और ख़ास तौर पर ना फैमिली टाइप्स के चेंजेस में भी असर डालती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली या वाइस वर्सा, मतलब कि बहुत कुछ आगे फैमिली जो चलना शुरू हो जाता है। फैमिली अपने आप को ना रिकॉग्नाइज कर सकती है ताकि ना एजुकेशनल परसूट को ना अकोमोडेट किया जा सके, खास कर उन सोसाइटीज़ में जहाँ तालीम का असेस जो है सोशल मोबिलिटी मतलब कि समाजी जो है ना वो समाजी जो रद्द-बदल है से जुड़ा होता है। फिर लास्ट में आपको जो है वो बताएगी ये समरी मतलब कि कंक्लूजन बता दिया गया आपको
तो ओवरऑल ये सब फैक्टर्स ना इकोलॉजी और लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम्स, मजहब और तालीम मिलकर, मतलब कि एजुकेशन मिलकर ना फैमिली स्ट्रक्चर्स को ना फॉर्म और ट्रांसफॉर्म करती है। और ये सब फैक्टर्स ना हर सोसाइटीज में अलग तरीकों से अपनी फैमिली टाइप्स को ना शेप करते हैं। इस तरीके से ना हम समझ सकते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर्स किस तरह से सोसाइटी के अलग अलग फैक्टर्स के मुताबिक जो है वो बदलते हैं। अब मैं इस लेसन का ओवरव्यू दूंगा, लेकिन ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग जो है आप स्टूडेंट्स को जानने के हवाले से, मतलब कि कल्चर्स में किस तरह से फैमिलीज़ को लेकर और किस तरह से जो है ज़ुबानें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की परसेप्शंस और कोग्निटिव जो थॉट्स हैं या कोग्निटिव प्रोसेस से जनरेट करती हैं, इस लेसन में आपको जानने को मिला। अब इस लेसन का ओवरव्यू तो दूंगा, लेकिन जैसे कि मैं हर जो है ना वो हर वीडियो के लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। ये तो हो गया, ये तो मैंने कह भी दिया, आप स्टूडेंट ने सुन भी लिया होगा और इंशाल्लाह हमने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ये तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इसके अलावा ये है कि अगर आप मेरा ये टारगेट अचीव कराने में हेल्प करें तो क्या बहुत बहुत आपकी ऐन नवाजी होगी, क्योंकि 2025 के एंड तक ना साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट सेट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स की फेवर करने से ही जो है ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओवरऑल अब इस लेसन का ओवरव्यू की तरफ आता हूँ। तो इस लेसन में इन द स्टार्टेड बाइलिंगुअलिज्म्स की जो डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाइलिंगुअलिज्म्स, मोनोलिंगुअलिज्म्स या मोनोलिंगुअल या बाइलिंगुअल और साथ में मल्टीलिंगुअल में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल दे के वाज़ेह करें। और इंट्रोडक्शंस के बाद, इंट्रोडक्शंस में कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोग्निटिव प्रोसेसिंग जो है ना वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है बाइलिंगुअल को लेकर या लैंग्वेज को लेकर, कल्चर्स में पूछा जा सकता है। इसी तरह जो है ना वो कोग्निटिव साइकोलॉजी को लेकर जो है रिसर्चेस की हैं वो क्या बताती है मोनोलिंगुअल्स के बारे में, मल्टीलिंगुअल्स के बारे में और बाइलिंगुअल्स के बारे में। फिर बेसिक जो डेफिनेशंस है इसको आप याद कर लीजिएगा। ओवरऑल जो है वो ऊपर से ही आपको ये डेफिनेशन मिल गई है, यहाँ तक के पास ये डेफिनेशन काफ़ी है, लेकिन यहाँ से बेसिक डेफिनेशन ही याद कर लेंगे, कोई थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में तो वो भी चल जाएगी। डिग्रीज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म्स की क्या है, तो डिग्रीज ऑफ बाइलिंगुअल्स की जो है ना सब स्पेसिफाइड यही है कि रिसर्च यही डिस्क्राइब करती हैं कि ये अमाउंट ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ नॉलेज है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि आप उस ज़ुबान का कितना नॉलेज जानते हैं, यही बस डिग्री है। इसका कोई स्केल रेटिंग नहीं है कि मेजर किया जा सके। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप, ये इसलिए होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को या अपनी लैंग्वेजेस को किस तरह से आप इमोशंस में अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हो उस लैंग्वेज को, तो ये डिग्री ऑफ बाइलिंगुअलिज्म्स है। ओके, वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस में जैसे बात है कि आपसे पूछा जा सकता है वर्बल एक्सप्रेशंस की एग्जांपल दें, डेफिनेशन दे, और बाइलिंगुअल्स का या लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को लेकर भी आपसे पूछा जा सकती है, कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं तो आप इनमें से बस ये 2-3 एग्जांपल्स बीच में याद कर लीजिएगा। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो नॉन वर्बल है या वर्बल है, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे मापरा के पूछा जा सकता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से जो है वो फिजिकली गेस्चर को लेकर या बॉडी लैंग्वेज को लेकर जो है वो कल्चर्स की नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस्ड करता है, तो ये बताएं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपसे मापरा के पूछा जा सकता है सवाल। उसके बाद मॉड्यूल 87 में फैमिली वेरिएशंस एंड चेंजेस अक्रॉस कल्चर्स, ये पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। जैसे पता है कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज को लेकर 2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन भी है। तो ये सेकंड जनरेशन आपसे घुमा-फिरा के सवाल पूछा जा सकता है कि ये अगर 1 पेरेंट्स फैमिली हो, 3 चिल्ड्रन हो, हस्बैंड फादर हो, तो भी क्या है 1 जनरेशन फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। तो न्यूक्लियर फैमिली भी है 1 जनरेशन, सॉरी सेकंड जनरेशन फैमिली भी है और न्यूक्लियर फैमिली भी है। इसी तरह आपको थर्ड जनरेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, या थर्ड जनरेशन फैमिलीज के एग्जांपल दें और बताएं कि थर्ड जनरेशन फैमिलीज में कौन कौन आता है। इसी तरह सेकंड जनरेशन फैमिली में कौन कौन सा आता है। फिर उसके बाद आपसे काइंड रिलेशनशिप में पूछा जा सकता है कि
काइंडशिप्स रिलेशनशिप जो है ना क्या है, काइंडशिप्स रिलेशनशिप क्या है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर्स काइंडशिप रिलेशनशिप क्या है, कोलेक्ट्रल काइंडशिप रिलेशनशिप क्या है, इनका डिफरेंस बताएं। तो कोलेक्ट्रल काइंडशिप रिलेशनशिप से मुराद ये है कि सेम जनरेशन लेवल होता है इसमें। फाइनल काइंडशिप्स में होता है कि विदाउट डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस होता है, और काइंडशिप रिलेशनशिप में ये होता है कि ये डिफरेंट अक्रॉस कल्चर्स में होता है। लीनियर काइंडशिप में ये होता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस के दरमियान। ओवरऑल ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कुछ भी मैंने बता दिया आपको। और मॉड्यूल 88 जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैमिली टाइप्स है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इको कल्चरल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कि जो बताता है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी को लेकर जो है वो सेट ऑफ कलेक्टिव है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के इकोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ सोसाइटी क्या होता है, रिलीजियस एजुकेशन को लेकर जो है इकोलॉजिकल कल्चरल फ्रेमवर्क क्या कहता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि जब मैरिज ऑफ टू इंडिविजुअल्स की हो तो तब क्या होता है। इकोलॉजी से क्या मुराद है, सब्सिस्टेंस से क्या मुराद है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली सर्वाइवल किस तरह से होता है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के मुताबिक, तो ये इस तरह से आपसे घुमा फिरा के जो है सवाल पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम से क्या कहते हैं जब फैमिलीज को लेकर जो है वो इनकी कन्फ्लिक्शंस को या इनके जो है इनकी फैमिलीज के जो प्रैक्टिसेस को सही मुहैया करने के लिए, इनको स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या लॉज हैं, तो वो बताया गया। एजुकेशन के हवाले से आगे कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से असेस किया जा सकता है इनके मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के पर्टिकुलर चेंजेस के हवाले से क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। ओवरऑल ये था घुमा फिरा के आपसे इसी तरह इस लेसन को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।